2024 क्या लेकर आया था और क्या देकर जा रहा है? हम दुनिया भर की सबसे कुख्यात और प्रख्यात घटनाओं की सैर करेंगे। Hezbollah has confirmed its leader, Hassan Nasrallah, was killed. Tonight, Iran has launched a barrage of missiles towards Israel. That Alexei Navalny has died. That's according to the Russian prison service. Still no clarity who will form the government in Pakistan. It's as tens of thousands of protesters took to the streets, calling for Prime Minister Sheikh Hasina to resign. The pinnacle of sports, the Olympics. South Korean president declaring martial law in a late-night TV address. That Donald Trump has won the state of Wisconsin, which means he is the winner of this race. Who is Abu Muhammad al-Jawlani, a nom de guerre adopted from his jihadist past? – 2024 का साल दिलचस्प चुनावों के नाम रहा। भारत से लेकर जापान, रूस और अमेरिका तक चुनाव हुए। साल का पहला हाई प्रोफाइल चुनाव बांग्लादेश का था, जहां आवामी लीग की शेख हसीना 5वीं दफा प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 7 महीने बाद ही उनका तख्ता पलट हो गया और अगस्त में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने भारत में शरण ली है। 16 फरवरी को रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी की मौत हो गई। वो जनवरी 2021 से जेल में बंद थे। नवल्नी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 2020 में उनको जहर देकर मारने की कोशिश भी हुई थी। जर्मनी में उनका इलाज चला और लौटने के बाद अरेस्ट कर लिया गया। फिर अलग अलग केस लगाकर सजा बढ़ाई गई। नवल्नी की पत्नी ने अपने पति की हत्या का आरोप पुतिन पर लगाया। 4 मार्च को शहबाज शरीफ ने दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पाकिस्तान में फरवरी में आम चुनाव हुए थे। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। फिर शहबाज शरीफ की पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ गठबंधन किया। समझौते के तहत बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति का पद मिला। लंबी चौड़ी मशक्कत के बाद 7 मार्च को स्वीडन नेटो का 32वां सदस्य बन गया। तुर्की और हंगरी उसकी सदस्यता में अड़ंगा लगा रहे थे। नेटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। इसके सदस्यों में अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देश हैं। उनके बीच साझा सुरक्षा का वादा है, यानी नेटो के किसी भी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाता है। 15 से 17 मार्च के बीच रूस में राष्ट्रपति चुनाव कराया गया। इसमें व्लादिमीर पुतिन ने एक तरफा जीत हासिल की। ये उनकी 5वीं जीत थी। पहला राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने 2000 में जीता था। 2008 से 2012 के बीच वो प्रधानमंत्री थे। उन 4 वर्षों को छोड़कर राष्ट्रपति की कुर्सी पुतिन के पास ही रही। 22 मार्च को मॉस्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल पर आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 145 लोगों की मौत हुई। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली। ये रूस पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। हमले के 4 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला हुआ। इसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के 2 सीनियर अधिकारियों समेत 7 लोग मारे गए। ईरान ने इजराइल पर संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया। 13 अप्रैल को ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर अटैक किया। ये इजराइल पर ईरान का पहला सीधा हमला था। अक्टूबर में उसने दूसरी बार इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया। 19 मई को अजरबैजान ईरान बॉर्डर के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 9 लोग बैठे थे। हादसे में सबकी मौत हो गई। रईसी को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर माना जा रहा था। उनकी मौत के बाद ईरान में राष्ट्रपति चुनाव कराया गया। इसमें मसूद पेजेस्कियान ने जीत दर्ज की। 30 मई को न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी करार दिया। ये केस एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस स्टॉर्मी डेनियल्स से जुड़ा था। ट्रंप पर आरोप थे कि उन्होंने डेनियल्स को चुप रहने के एवज में पैसे दिए और इस लेन देन की जानकारी छिपाई। इसका फायदा उन्हें 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में मिला। ट्रंप ने आरोपों से इनकार किया था। 4 जून को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव का नतीजा आया। ये चुनाव 7 चरणों में कराया गया था, 19 अप्रैल से 1 जून के बीच। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन को जीत मिली। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 24 जून को विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ डील कर ली थी। असांज ने जासूसी कानून के उल्लंघन का एक आरोप स्वीकार किया। बदले में उन्हें रिहाई मिली और 25 जून को वो अपने पैतृक देश ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। 29 जून को भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। ये भारत का दूसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब था। पहला उसने 2007 में जीता था, फाइनल्स में पाकिस्तान को हराकर। 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम के कप्तान रोहित शर्मा, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। 4 जुलाई को ब्रिटेन में आम चुनाव कराए गए। इसमें कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हुई। लेबर पार्टी को 14 बरस बाद सरकार चलाने का मौका मिला। लेबर पार्टी के कियर स्टारमर प्रधानमंत्री बने। 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली कर रहे थे। उन्होंने भाषण शुरू किया ही था कि गोलियां चलने लगी। एक गोली उनके कान को छूकर निकली थी। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। ट्रंप बाल बाल बचे।
लेकिन इस घटना ने सीक्रेट सर्विस पर कई सवाल खड़े किए। 23 जुलाई को सीक्रेट सर्विस की चीफ किम्बरली शिएटल को इस्तीफा देना पड़ा। 19 जुलाई को आईटी सर्विसेज में कटौती देखने को मिली। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई। कुछ समय के लिए अस्पतालों, मीडिया संस्थानों, एयरलाइंस जैसी जरूरी सेवाओं में काम ठप पड़ गया था। कई एयरपोर्ट्स पर बोर्डिंग पास हाथ से लिखकर दिए जा रहे थे। 26 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में समर ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। इस तरह पेरिस सबसे ज्यादा ओलंपिक्स की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया। पेरिस के अलावा सिर्फ लंदन ने 3 दफा मेजबानी की है। 2024 के ओलंपिक्स में अमेरिका 40 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर रहा। चीन को भी 40 गोल्ड मेडल्स मिले थे, लेकिन वो सिल्वर में पीछे रह गया। भारत 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ 71वें नंबर पर रहा। 2028 का ओलंपिक्स अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। 30 जुलाई की तड़के सुबह केरल के वायनाड में भयंकर लैंडस्लाइड शुरू हुआ। इस हादसे में 230 से ज्यादा लोगों की जान गई। लगभग 100 लोग अभी तक लापता हैं। ये 2018 की विनाशकारी बाढ़ के बाद केरल में आई सबसे बड़ी आपदा थी। केरल की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने माना कि ये भारत में हुआ सबसे बड़ा भूस्खलन था। इसकी वजह से 60 लाख क्यूबिक मीटर मलबा जमा हुआ था, जिससे ओलंपिक साइज के 2400 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। 31 जुलाई की तड़के सुबह ईरान से एक सनसनीखेज खबर आई। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। हानिया ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचा था। ईरान ने हानिया की हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया, लेकिन इजराइल ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। 8 अगस्त को मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री सरीखा पद है। 17 और 18 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकी में धमाके होने लगे। इन धमाकों में 32 लोग मारे गए, जबकि लगभग 4000 घायल हुए थे। इस हमले का आरोप इजराइल पर लगा। 21 सितंबर को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। इसमें वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने सबको चौंकाते हुए जीत हासिल की। राष्ट्रपति बनते ही दिसानायके ने संसद भंग करने का ऐलान किया। तय समय से पहले चुनाव कराया गया। इसमें उनकी पार्टी 3 सीटों से 159 पर पहुंच गई। दिसानायके ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हरिनी अमारासूरिया को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बमबारी की। इसमें हिजबुल्लाह का सरगना हसन नसरल्ला मारा गया। नसरल्ला 1992 से हिजबुल्लाह का सर्वेसर्वा था। इजराइल ने उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली। 4 अक्टूबर को इजराइल ने नसरल्ला के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफेदीन को भी मार गिराया। 16 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा पट्टी में याह्या सिनवार को मार दिया। सिनवार 7 अक्टूबर के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। वो इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था। हानिया की हत्या के बाद उसको हमास का पॉलिटिकल लीडर बनाया गया था। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें साल की सबसे नाटकीय राजनीतिक भिड़ंत में डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हराया। जो बाइडेन के नाम वापस लेने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ट्रंप के सामने उनको हार झेलनी पड़ी। ट्रंप ने चुनाव हारने और मुकदमों से जूझने के बावजूद जिस तरह की वापसी की, वो अपने आप में अद्वितीय था। इसी आधार पर टाइम मैगजीन ने उनको पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया। 21 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआब गलांत और हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद दिएफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। इजराइल और अमेरिका ने नेतन्याहू और गलांत के खिलाफ अरेस्ट वारंट की आलोचना की, लेकिन कई पश्चिमी देशों ने कहा कि ये वारंट का पालन करेंगे। वहीं दिएफ की ताज़ा स्थिति स्पष्ट नहीं है। जुलाई में इजराइल ने दावा किया था कि वो मारा जा चुका है। 3 दिसंबर की आधी रात साउथ कोरिया के राष्ट्रपति युन सुक योल ने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 190 सांसद किसी तरह संसद पहुंचे। इनमें से कई सांसद युन की पार्टी से भी थे। उन्होंने 190-0 से मार्शल लॉ हटाने का प्रस्ताव पास किया। सुबह होते होते युन को फैसला वापस लेना पड़ा। 14 दिसंबर को उनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया। अब चाबी संवैधानिक अदालत के पास है। युन सुक योल के देश से बाहर जाने पर रोक है। उनके खिलाफ बगावत के मामले में अलग जांच चल रही है। अगर दोष साबित हुए तो मौत की सजा तक हो सकती है। 8 दिसंबर की तड़के सुबह मिडिल ईस्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 54 बरसों से सीरिया की सत्ता पर काबिज असद परिवार का महल अचानक ढह गया। बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। उनको रूस में शरण मिली है। इधर सीरिया पर हयात तहरीर अल शाम HTS का कब्जा है। HTS का लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी मुल्क का डिफेक्टो लीडर है। अल जुलानी अतीत में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर चुका है। 11 दिसंबर को फीफा ने 2030 और 2034 के वर्ल्ड कप के मेजबानों की घोषणा की। 2030 के वर्ल्ड कप की मेजबानी 6 देशों को मिली है: स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। जबकि 2034 का फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब में खेला जाएगा। सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला मिडिल ईस्ट का दूसरा देश बन जाएगा। 2022 में कतर होस्ट था। 12 दिसंबर को सिंगापुर में एक चमत्कार हुआ।
18 साल के गुकेश डोमाराजू ने चीन के डिंग लेरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता। गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। उनसे पहले ये रिकॉर्ड रूस के गैरी कास्पारोव के नाम था। वो 22 की उम्र में चैंपियन बने थे। 2024 की किस ग्लोबल घटना ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट करके बताइए। क्यूरिस्तान हमारा नया चैनल है। क्यूरिस्तान पर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स की और कई सारी जिज्ञासाओं का जवाब जानने को मिलने वाला है। तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अच्छी लगी हो, कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि अब आगे कमाल होने वाला है। शुक्रिया।